Hi guys, I hope you all are doing very well. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the next part of chapter number 9 of ACCA F9 and the name of the chapter is Working Capital Management, Accounts Receivable and Accounts Payable. So guys, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं उस केस में हमें जैसे हमने अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट देखा था करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हमें क्रेडिट वर्दीनेस चेक की थी, हमें क्रेडिट पॉलिसीज़ बनाई थी, वो सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में करा था। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है गाइस दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल, इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग। अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये जो टॉपिक है पूरे बड़े बड़े यही एक्सप्लेन किया हूँ, मैं तुम्हें पहले क्रक्स में बताता हूँ ताकि जब हम इसको पढ़ें तुम्हें अच्छे से समझ आए। सो व्हाट इज़ इनवॉइस डिस्काउंटिंग? लेट्स आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देखो ये हूँ मैंने अपने गुड्स एक कस्टमर को सेल किए थे, ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। मैंने अपने गुड्स कस्टमर को सेल किए थे और कस्टमर से मुझे लेट्स से 10 लाख रुपीज़ रिसीव होने हैं आफ्टर 40 डेज़। आफ्टर 40 डेज़ मुझे 10 लाख रुपीज़ रिसीव होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे लेट्स से ऑन द स्पॉट पैसों की ज़रूरत थी, आई नीडेड मनी ऑन द स्पॉट। तो मैंने क्या किया, देयर वाज अ गाय, उसको मैंने बोला कि यार मुझे ना 10 लाख रुपीज़ की ऑन द स्पॉट ज़रूरत है। इसने कहा कि देख यार मैं तेरे को 10 लाख रुपीज़ तो ऑन द स्पॉट नहीं दे सकता, मैं काम करता हूँ, मैं तेरे को लेट्स से 8 लाख रुपीज़ ऑन द स्पॉट देता हूँ, लेकिन इसके बदले में जो भी इस पर्सन ने तुझे इन्वॉइस बना के दिए वो इन्वॉइस तो मुझे भेज, और इस पर्सन का जो तेरे पास अकाउंट है वो मुझे भेज कि ये पर्सन कितने दिनों में पैसे रिटर्न कर देता है और ये पर्सन का क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है वो तो मुझे भेज। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट तो मुझे भेज देगा, मैं चेक करूँगा और अगर मुझे ठीक लगा तो मुझसे 8 लाख रुपए ले लियो, टेक 8 लाख रुपीज़ फ्रॉम मी, और जब तेरे पास ये 10 लाख रुपीज़ आ जाएँ मेरे को मेरे पैसे वापस कर दियो। सिंपल सी बात है ना। तो इस पर्सन ने मुझे बोला कि तू मुझे उस पर्सन का एक तो इनवॉइस भेज और मुझे जो उसका अकाउंट है वो भेज, ताकि मैं चेक कर सकूं कि पहले भी अगर तूने उसको क्रेडिट सेल करी है उसने कितने टाइम में तुझे पैसे वापस करे हैं, मुझे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पता चल जाए। वो करने के बाद जब इसको ये सेटिस्फाई हुआ उस कस्टमर से, उसने बोला ठीक है मैं तेरे को 8 लाख रुपये 8 लाख रुपये दे देता हूँ, जब भी 40 डेज़ बाद तेरे को इस पर्सन से पैसे आए मुझे वो पैसे वापस कर दियो। सिंपल सी बात है ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये इससे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, ये इससे कुछ एक कमीशन बोलो चलो, ये उससे कुछ कमीशन चार्ज करेगा ऑन दिस अमाउंट, कि इस अमाउंट पे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है, इस अमाउंट पे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। और दूसरी बात, हमें इंटरेस्ट का तो लॉस हो ही रहा है क्योंकि ये पैसे हमें 40 डेज़ बाद आ रहे हैं, तो उसका तो इंटरेस्ट लॉस है ही है, और इस पर्सन को हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो देखेंगे इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना। बट द पॉइंट इज़ इनवॉइस डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, ये एक तरह से जिन बच्चों ने क्लास 11th करी हुई है इंडिया से, और मुझे नहीं पता बाकी के कंट्रीज़ में ये टॉपिक है कि नहीं, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता था बिल्स रिसीवेबल और उसको हम कराते थे डिस्काउंट। तो ये उसी तरह का टॉपिक है कि हमने इनवॉइस इसको देके डिस्काउंट करा के इससे पैसे पहले ले लिए, 40 दिन तक पैसे यूज़ करे, बाद में इसको पैसे भी रिटर्न कर दिए और उस पर इंटरेस्ट भी पे करा, एंड दैट्स द पॉइंट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है गाइस, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा कस्टमर है उसको इस पर्सन से कोई भी लिंक नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं उसके इनवॉइस किसी और को देके किसी और से पैसे ले रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ इसको रिवील नहीं करता, ये हम दो मेरी और उस पर्सन की आपस की बात है, ठीक है। इसको कोई नहीं है, इसने जो पैसे देने हैं वो तो मुझे ही देने हैं, उसका इससे कोई भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ठीक है गाइज। अब फैक्टरिंग क्या होता है? अब फैक्टरिंग इसी तरह से होता है। फैक्टरिंग क्या होता है कि सेम केस है, देखो सेम केस है, मेरा कस्टमर था, उसको मैंने सेल करी, उसने मुझे 40 लाख रुपीज़ उसने मेरे को 10 लाख रुपीज़ उसने मेरे को देने थे आफ्टर 40 डेज। अब हुआ क्या, मेरे को लगा कि शायद ये बंदा पैसे ना दे, या मुझे थोड़ा सा रिस्क लगा, मैंने इस पर्सन को हायर किया, मैंने इसको बोला कि भाई तेरा काम है कस्टमर से पैसे कलेक्ट करके मुझे देना, मुझे इस कस्टमर पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ मैंने उसकी सर्विसेज ली हुई हैं कि मेरी जो भी डेट कलेक्शन होती है
ही कलेक्ट द डेट फ्रॉम द कस्टमर एंड गिव इट टू मी। ठीक है, कि वो कस्टमर से डेट कलेक्ट करता है और बाद में मेरे को पैसे देता है। कस्टमर मेरे को पैसे नहीं देता, मैंने उसको हायर किया हुआ है फॉर दिस थिंग। और भी क्या हो सकता है कि वो मेरे को डिस्काउंट भी करके ऑप्शन देता है कि उसने बोला कि 10 जैसे 10 लाख रुपीज़ की सेल हुई है, कस्टमर, मैंने इसको बोला कि भाई देख कस्टमर से पैसे तूने लेने हैं, ठीक है, कस्टमर का रिकॉर्ड चेक कर ले, सब कुछ चेक कर ले, कस्टमर से भी बात कर ले, तूने उससे पैसे लेने हैं, मुझे अगर पॉसिबल है तो 9 लाख रुपीज़ अभी दे दे, या मुझे 7 लाख रुपीज़ दे दे। लेट से कि आज की डेट में मुझे 7 लाख दे दे, 40 डेज़ बाद जब तेरे को 10 लाख आ जाएंगे तो जो भी अपना कमीशन वगैरह है वो सब कुछ काट के जो बैलेंस बचेगा वो मेरे को दे दियो। दैट इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग। So there is a difference between factoring and invoice discounting. So invoice discounting is simply मैंने एक पर्सन को हायर किया हुआ है, मैंने एक पर्सन से बात की हुई है जिससे मैं पैसे ले लेता हूँ एडवांस में और बाद में उसको देता हूँ। फैक्टरिंग मीन्स कि मैंने अलग से एक बंदा हायर किया हुआ है जो मेरा डेट से रिलेटेड सारा काम वो ध्यान में रखता है, दैट इज़ फैक्टरिंग। ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी तुम्हें सिर्फ एक क्रक्स बताना था। ठीक है, सो इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग आर बोथ वेज of speeding up receipt front from accounts receivable. So invoice discounting क्या होती है? Invoice discounting is a method of raising finance against security of receivable without using sales ledger administration service of a factor। कि हमने कोई थर्ड पर्सन को हायर नहीं किया है जो सेल्स लेजर को रिकॉर्ड रखे और अगर कोई मान लो बंदा टाइम पे पैसे नहीं दे रहा तो उसको कॉल करे। हमने जब मैंने उस पर्सन से पैसे लिए थे, इसने सिर्फ मेरे को पैसे दिए थे, इसका कोई ये काम नहीं है कि कस्टमर से टाइम पे पैसे कलेक्ट करना, अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए उसको कॉल्स करना, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो वो सिर्फ काम क्या कर रहा है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज अ मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ रिसीवेबल्स विदाउट यूजिंग सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन। के सेल्स लेजर को एडमिनिस्टर नहीं करता, ये ऐसी कोई सर्विसेज देता है। While specialist invoice discounting firm exists, this is a service also provided by a factoring company। जैसे मैंने बताया कि वैसे इन्वॉइस डिस्काउंटिंग वाली बहुत सारी कंपनीज होती हैं जैसे बैंक्स एंड ऑल, लेकिन फैक्टरिंग वाले भी हमें ये सर्विसेज देते हैं। तो फैक्टर वाले भी इन्वॉइस डिस्काउंटिंग की सर्विस हमें दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक बंदे को बोला, अब इस पर्सन को बोला कि सारा अकाउंट तूने देखना है, नहीं पैसे देता उसको कॉल कर, उसके बाद गुंडे भेज, सारा काम तेरे को करना है। अगर पॉसिबल है मेरे को पहले थोड़े पैसे दे दे, बाकी के पैसे बाद में दे दियो जैसे ही पैसे आ जाए। सो दैट इज़ अ सर्विस दैट इज ऑफर्ड बाय फैक्टरिंग कंपनी। सिलेक्टेड इनवॉइसेज आर यूज्ड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट विच द कंपनी में बोरो फंड। जैसे मैंने बताया था, दिस इज अ टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस एज रिसीवेबल इनवॉइसेज आर ओनली टेम्परेरीली रिपेबल व्हेन द डेट इज क्लियर्ड। कि टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जैसे क्रेडिट सेल हुई और तो 2-3 महीने के बाद हमें पैसे आने, पहले पैसे ले लिए और 2 महीने बाद रिटर्न कर दिए। The key advantage of invoice discounting is that the confidential service and the customer need not to know about it। जैसे मैंने बताया था कि कस्टमर को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी थर्ड पर्सन से पैसे उसके इन्वॉइस के बिहाफ पे पहले कलेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉन्फिडेंशियल सर्विस। इन सम वे इट इज़ सिमिलर टू फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ फैक्टरिंग सर्विस। कि जो फैक्टरिंग होते हैं, जो हमें फाइनेंस भी कर सकते हैं, वो एक उसका एक पार्ट है ये, विदाउट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट पासिंग टू फैक्टर। कि फैक्टर को हम क्रेडिट कंट्रोल नहीं दे रहे कि तू क्रेडिट डेटर का ध्यान रख, रिसीवेबल का ध्यान रख, जो भी उससे पैसे आने सारा तूने देखना है, वो चीज़ हम नहीं पास कर रहे, बाकी उससे हम एक तरह से पैसे एडवांस में ले रहे। ठीक है, ensure that you can explain the difference between factoring and invoice discounting and the situations where one may be more appropriate than the other। ये ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में there is a difference and you should be able to explain that। ठीक है, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था बट फिर भी कराता हूँ कि अगर रिवीजन करनी हो तो इसको कैसे पढ़ना है तुम्हें। देखो, फर्स्ट स्टेप इज कंपनी सेल गुड्स टू कस्टमर पेबल आफ्टर 30 डेज। हमने कस्टमर को गुड्स सेल किया, वो 30 डेज बाद हमें पैसे देगा। सेकेंड स्टेप, कंपनी बोरोज अप 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ डेट। कि जो भी ये इन्वॉइस था उसका 80% हमने इन्वॉइस डिस्काउंटर से बोरो कर लिया। थर्ड स्टेप, द कंपनी रिसीव पेमेंट, इससे हमें पेमेंट आ गई कस्टमर से। फोर्थ स्टेप, द कंपनी पेज द इनवॉइस डिस्काउंटर अमाउंट बोरोड प्लस इंटरेस्ट। हमने इसको जो अमाउंट इससे बोरो किया था वो इसको वापस कर दिया, प्लस उस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट था वो हमने इसको वापस कर दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, सारा वही दिया हुआ है। अब बिजनेस सेंड आउट इनवॉइसेस स्टेटमेंट रिमाइंडर्स इन अ नॉर्मल वे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हम मैं, ये मैं हूँ, ये मेरा कस्टमर है और ये हमारी पार्टी हो रही है। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं कि हमारी पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ,
और ये मेरा कस्टमर है। मैंने थर्ड पर्सन से इनवॉइस डिस्काउंटर से पहले कुछ एडवांस ले लिया, ठीक है, मैंने पहले इसे कुछ एडवांस ऑलरेडी ले लिया है। द बिजनेस सेंड आउट इनवॉइसेस, स्टेटमेंट्स एंड रिमाइंडर्स इन अ नॉर्मल वे। जैसा मैं उसको रिमाइंडर भेजता था पैसे कलेक्ट करने के लिए, वो मेरा नॉर्मल चलेगा, क्योंकि इसका इस पर्सन से कोई भी लिंक नहीं है। विथ कॉन्फिडेंशियल इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इट्स कस्टमर्स आर अनअवेयर दैट बिजनेस इज यूजिंग इनवॉइस डिस्काउंटिंग। कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसके इनवॉइस के बेस पे मैंने पहले ही किसी से पैसे ले लिए। द इनवॉइस डिस्काउंटर प्रोवाइड्स कैश टू द बिजनेस फॉर अ प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ इनवॉइस, कि जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू थी वो पूरा उसके अगेंस्ट लोन नहीं देता। जैसे 10 लाख की वैल्यू थी तो पूरा 10 लाख का लोन नहीं देगा, ये कुछ परसेंटेज देगा, क्योंकि ये मार्जिन सेफ्टी अपने पास रखता है, ठीक है। As soon as it receives the copy of the invoice and agree to discount it, the discounter may exclude invoices from customer determined by poor payers, कि जब वो इससे टी शेप अकाउंट्स मंगाएगा, अगर कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो टाइम पे पैसे नहीं देते, तो हो सकता है ये बंदा मुझे उनके अगेंस्ट जो भी मैं लोन ले रहा हूँ या एडवांस ले रहा हूँ वो ना दे, कि नहीं यार टाइम पे पैसे देते नहीं है, तू मेरे से पैसे ले लेगा, अगर कल को उसने पैसे नहीं दिए तो मेरे तो पैसे लटके रहेंगे, तो शायद उनके अगेंस्ट मुझे पैसे ना दे। इट विल देन एडवांस कैश अप टू 80% फेस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग इनवॉइस, के इसके अलावा जो बचे हुए हैं उसका मुझे 80% तक का लोन दे सकते हैं। When the business eventually collect the payment from the customer, जब हम कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर लेंगे, द डेट इज रिमूव फ्रॉम द लोन एडवांस अमाउंट, हम इसको इसके पैसे वापस कर देंगे, एंड इफेक्टिवली मीनिंग दैट द कस्टमर पे बैक व्हाट वाज एडवांस फ्रॉम द इनवॉइस डिस्काउंटर, इससे जो पैसे आए थे वो हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग कैन help a business that is trying to improve the cash flow but does not want a factor to administer the sales ledger and collect its debt. It is therefore equivalent to financing services provided by a factor. जैसे मैंने बताया कि सिर्फ हमने लोन लिया है, लेकिन इससे हम और कोई सर्विसेज नहीं ले रहे हैं कि तू डेट कलेक्ट करेगा, कुछ भी सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस for these services are around 0.5 to 1% of the client revenue, के टोटल जो बिल वैल्यू है इनवॉइस उसका कुछ परसेंटेज एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होती है जो इनवॉइस डिस्काउंटर लेता है। इट इज़ मोर रिस्की देन फैक्टरिंग सिंस द क्लाइंट रिटेन कंट्रोल ओवर इट्स क्रेडिट पॉलिसी। Consequently, such facilities are usually confined to established companies with high sale revenue and the business must be profitable. Finance costs usually range 3 to 4% above the base rate, although larger companies and those which arrange credit insurance may receive a better term. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना इस पूरे पैराग्राफ का। पहली चीज़, ये जो इनवॉइस डिस्काउंटर है, एक तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 0.5 to 1% कलेक्ट करेगा हमसे, किसका टोटल बिल वैल्यू का इतना कुछ परसेंटेज ये हमसे कुछ चार्जेस कलेक्ट करेगा, क्योंकि ये हमें पहले एडवांस दे रहे हैं, ये हमें एक सर्विस दे रहे हैं। सेकंड पार्ट वो ये कह रहा है कि नॉर्मली ये जो हमें डिस्काउंट देता है ये उन्हीं कंपनी को देगा जो कंपनी बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड है, जिसका काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स है। क्यों? अब ऐसी चीज़ों में मान लो, देखो बहुत टेढ़े लोग होते हैं जिनका बहुत टेढ़ा दिमाग होता है। सोचो ये है मेरा फ्रेंड ए, ये है मेरा दूसरा फ्रेंड बी। मैंने अपना नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। चलो BC कर देते हैं, तुम कहोगे सर ए तो आप ही हो अंशु, ठीक है। अब BC के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। B और C बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और B एक इनवॉइस डिस्काउंटर को जानता था जो बड़ा भोला था, काम अच्छा करता था, बड़ा अच्छा था। उसको पता था कि अगर B को पैसे चाहिए हों तो ये दे देगा। B ने क्या किया, B C के पास गया, इन्होंने दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी और इन्होंने एक जुगाड़ करा, एक सेटिंग करी कि क्या, कि तू ना, मैं तेरे को नकली सेल्स करता हूँ, इन बुक्स नकली सेल करता हूँ, और तू ना उसके अगेंस्ट मेरे को जैसे 1 करोड़ का इन्वॉइस तेरे को बना के देता हूँ। 1 करोड़ का इन्वॉइस बना के मैंने B ने C को दे दिया। C ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो 45 डेज़ बाद B को पैसे दे देगा। B गया इन्वॉइस डिस्काउंटर के पास, ठीक है, इसने इसको बोला कि देखो जी ये है मेरा बिल, मुझे 1 करोड़ रुपए 45 डेज़ बाद आने हैं, आप मुझे इसके अगेंस्ट 80% या 70% जो भी दे सकते हो वो भी दे दो। B ने जब चेक किया, ये इन्वॉइस इतना अच्छा बनाया था और बिजनेस दोनों के वैसे ही बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो इसने बोला कि चलो ठीक है मैं आपको 80% दे देता हूँ। तो 1 करोड़ के अगेंस्ट 80 लाख B ने इस इन्वॉइस डिस्काउंटर से ले लिए। जैसे ही 80 लाख आए, ये दोनों यहाँ से फरार हो गए, दोनों गायब हो गए।
40 इसने रख लिए, 40 इसने रख लिए। अब ये 40 डेज बाद इसको कॉल कर रहा है, ये फ़ोन नहीं उठा रहा, इससे तो बात ही नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी है। अगर ये फ़ोन नहीं उठा रहा तो उससे भी बात कर रहा है, फिर वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। दैट मीन्स इस पर्सन के लिए ये बहुत रिस्की है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या ले रहा है, वो सिर्फ वो बिल, एक इनवॉइस के नाम पे सिक्योरिटी ले रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इसके पास, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ये मेन तो रीज़न है वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तभी जो इनवॉइस डिस्काउंटर होता है वो उसी के साथ काम करेगा जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वेल इस्टेब्लिश्ड फर्म है, काफ़ी पुराना काम चल रहा है और काफ़ी नाम है उसका, ठीक है। और ये जिस इंटरेस्ट पे वो लोन देता है, जो 80% इसको दे रहा है, ये कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट जो भी हमारा बेस रेट होता है, जो भी हमारी जो सेंट्रल बैंक ऑफ जो कंट्री होता है वो डिसाइड करता है, उसमें प्लस 3 to 4% अबव दैट बेस रेट, क्योंकि इसने भी तो कुछ पैसे कमाने ना, इसने भी तो कुछ पैसे कमाने ना, इसने भी तो पैसे दिए, तो इसने भी तो कहीं से लोन लिए होंगे पैसे, ठीक है ना। तो ये जो भी बेस रेट होता है उसका 3 to 4% अबव बेस रेट ये हमसे चार्ज करते हैं। हमें इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना, बस वैसे थोरेटिकली पता होना चाहिए, हमें नॉर्मली इंटरेस्टेड क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन करके हमें चीज़ हमेशा अच्छे से समझ आती है, तो यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन करते हैं और हमें चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो इलस्ट्रेशन इज, एट द बिगिनिंग ऑफ ऑगस्ट Gunter company sells good of total value $3 lakh to regular customer but decide that it requires payment earlier than 30 days period of the invoice। मतलब एक ये कंपनी है, इसका नाम है गंटर कंपनी, इसके जो कस्टमर हैं, इन्होंने कस्टमर को सेल करी 3 लाख की और उसके अगेंस्ट इन्वॉइस ले लिया और ये बोला कि जो 3 लाख आएंगे ये आएंगे आफ्टर 30 डेज। अ डिस्काउंटर अग्रीज टू फाइनेंस 80% ऑफ द फेस वैल्यू। एक डिस्काउंटर था, उसने बोला कि आपको ऑन द स्पॉट आज के दिन, मतलब 30 डेज बाद नहीं, आज ही के दिन इस इन्वॉइस के बदले मैं आपको 80% यानी 2,40,000 ऑन द स्पॉट दे दूंगा, ठीक है। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी 9% पर एनम, और मैं इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 9% चार्ज करूंगा। द इन्वॉइस वर ड्यू फॉर पेमेंट अर्ली इन सितंबर। इन्वॉइस थी वो सितंबर में हमारे को पैसे आने थे, बट सब्सिक्वेंटली सेटल्ड इन मिड सितंबर, एग्जैक्टली 45 डेज आफ्टर द इनिशियल ट्रांजैक्शन। के आने तो पैसे में 30 डेज बाद थे, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न इस बंदे ने हमें 45 डेज बाद उसने पेमेंट हमें करी, और ऑफ कोर्स फिर हम 45 डेज बाद इसको पैसे वापस करेंगे, ठीक है ना। आगे, द इन्वॉइस डिस्काउंटर सर्विस चार्ज इज़ 1% ऑफ द इन्वॉइस वैल्यू। इसने बोला कि जो मेरा सर्विस चार्ज होगा that will be 1% of the invoice value, that means 3 लाख का 1%, that means 3,000 होगी मेरी invoice value। A special account is set up with bank into which all payments are made। एक special account बनाया था जिसमें सारी पेमेंट की जा रही थी। हमें बताना है इसमें, अब हमें अगर हम ये डिस्काउंट वाली पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम इन्वॉइस डिस्काउंटर से पैसे लेते हैं, तो नेट हमें कितना बेनिफिट होने वाला है या कितना नुकसान होने वाला है। देखो, अब केस नंबर ए, ध्यान से सुना, केस नंबर ए, अगर तो मैं क्या कह रहा हूँ, केस नंबर ए, अगर तो मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं लेता, सॉरी गाइस, इसमें हमें वो निकालना ही नहीं है कि हमें डिस्काउंट लेना है कि नहीं लेना, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो क्योंकि हमें ये वाला इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया हुआ, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं पूछा हुआ, मैंने सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके बाद समझा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुझे समझ आया वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें, जैसे ये हैं हम GUNTUR, हमें ये बताना है कि गंटर कंपनी अगर अपना इन्वॉइस जो है वो डिस्काउंट कराती है तो नेट इसको कितने पैसे मिलने वाले हैं, नेट इसको कितने पैसे मिलने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका एक्सपेंस। एक तो मैंने पढ़ा था सर्विस चार्ज, दैट मीन्स 3,000, तो उसको सर्विस चार्ज देना ही देना पड़ेगा। और केस नंबर बी, ये इंटरेस्ट भी पे करेगा। इंटरेस्ट कितना पे करेगा? टोटल लोन अमाउंट वॉज 2,40,000, टोटल लोन अमाउंट वॉज 2,40,000 इंटू रेट अपॉन 100, 9/100 इंटू नॉर्मली 30 डेज में पैसे आने थे, बट आए कितने? 45 डेज में। सो 45 अपॉन 365, सो दैट मीन्स, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ये रहा। सो कैलकुलेटर इज 2,40,000 इंटू 9% इंटू 45 डिवाइड बाई 365, ये मेरा आता है 2663.013, तो 2663, तो 2663 का इंटरेस्ट भी पे करेगा घंटा,
तो टोटल अमाउंट जो इसको पे करना है 2663 का इंटरेस्ट प्लस 3000, 5663 इसको घंटर ने इनवॉइस डिस्काउंटर को पे करना है. सो दैट मीन्स नेट अमाउंट received by Gunter will be, टोटल इनवॉइस अमाउंट था 3 लाख का, तो 3 लाख के अगेंस्ट इतना इसका एक्सपेंस हो गया 5663, दैट मीन्स माइनस 3 लाख. सो दैट मीन्स 296 नहीं 5663 सॉरी 5663 माइनस 3 लाख, दैट मीन्स 294337. सो दैट मीन्स 294337 इतना नेट अमाउंट इसको मिलेगा इस 3 लाख के अगेंस्ट, इतना नेट अमाउंट इसको मिलेगा इस 3 लाख के अगेंस्ट. तो ये तो हमें पता चला कि नेट घंटा को कितना अमाउंट मिलेगा. अब गाइस दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर मान लो हमें इसमें बताया था कि कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कितनी है, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डेट भी हमें बताई होती, तो हम ये देखते कि कॉस्ट ऑफ डेट अगर होता तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इसके अगेंस्ट. तो नेट अमाउंट हम दोनों ऑप्शन देखते कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट भी दिया होता 45 डेज बाद पैसे आए तो इसमें हमें कितना इंटरेस्ट लॉस होता और यहाँ पे हमें कितना एक्सपेंस पे कर रहा है. तो बेसिकली हम क्या करते, हम इसको कंपेयर करते अपना इंटरेस्ट लॉस से. अगर हम 45 डेज बाद कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, इसका कोई रोल ही नहीं है इस पूरे में, तो उस केस में हमारा कितना इंटरेस्ट लॉस होता. अगर इंटरेस्ट लॉस हमारा ज़्यादा होता तो हम ये ऑप्शन अवेल करते, और अगर इंटरेस्ट लॉस कम है, ये खर्चा ज़्यादा है, तो हम इसको अवेल ना करके बोलेंगे भाई ठीक है हम तो उससे 45 डेज बाद ही पैसे लेंगे. तो होता क्या है, तुम कहोगे कि सर अगर कोई भी बंदा है वो तो यही प्रेफर करेगा ना कि उसको आज की डेट में पैसे मिल रहे हैं इसको एक्सेप्ट कर लो. कोई भी पर्सन बोलेगा कि 45 डेज बाद या 30 डेज बाद पैसे आने से पहले हमें तो अभी मिल रहे हैं इसको एक्सेप्ट कर लो, ये बेटर है. मैं कहूँगा गाइज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्यों? मैं ये कहूँगा इसका रीज़न ये है, तुम फाइनेंस के बंदे हो, वो एक लेमैन बोलेगा कि भाई ये तो बढ़िया ऑप्शन है इसको एक्सेप्ट कर लो. तुम एक फाइनेंस के बंदे हो, तुम अब ACCA बनने वाले हो, ACCA बनोगे तो तुम उसको डिटेल में, ये स्टडी तुमने करी हुई है, तुम ये उसको एक्सप्लेन करके बताओगे कि भाई अगर तू इनवॉइस डिस्काउंट कराएगा ना तो तेरा नेट आउटफ्लो इतना होगा, इतने पैसे तेरी जेब से जाएंगे, और अगर तू 45 डेज बाद पैसे लेगा तो तेरा इंटरेस्ट लॉस इतना होगा. तो इंटरेस्ट लॉस कम हो रहा है तो वैसे ही चलने दे, अभी पैसे लेके तेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तेरे कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे. ठीक है, वो अलग बात है जब और ज़्यादा वी विल डिग डीपर इनटू दैट, तो बोलेगा कि 240 जो मेरे पास आए उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, उससे मेरे को इतना रिटर्न आया, तो मेरे को इतना बेनिफिट हो गया, तो इस अमाउंट को लेने के बाद ये तो मेरा एक्सपेंस हुआ, लेकिन इन 45 डेज़ में इस अमाउंट ने मुझे कुछ बेनिफिट भी दिया. तो वो और ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन आएंगे जो अभी तुम्हें नहीं करनी. ठीक है, मैं तुम्हें डिफरेंट सिनारियोज बता रहा हूँ. तो दिस इज़ हाउ अ फाइनेंस पर्सन वर्क्स. तुम जितना डिग डीपर इनटू व्हेन यू विल डिग डीपर इनटू दिस, तुम्हें पता चलेगा कितना कुछ है फाइनेंस में, इतना तो हमने कभी सोचा भी नहीं होता. ठीक है, तो गाइस ये है हमारा इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्रोसेस. अब नेक्स्ट आता है फैक्टरिंग. अब फैक्टरिंग मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये उसी का एलैबोरेटेड वर्जन है, मैंने तुम्हें क्रक्स बताया था. सो व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग इज द आउटसोर्सिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट टू थर्ड पार्टी. ये मैं हूँ, अब तुम वही सोचोगे मैं हूँ, ये मेरी कंपनी और हमारी पार्टी चल रही, नहीं, ये मैं हूँ. मैंने क्या किया, मेरा जो भी डेटर या रिसीवेबल से रिलेटेड हम एक क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना और एक टाइम क्रेडिट डेटर एजिंग वगैरह करना, वो सारा काम मैंने सोचा कि यार अगर मैं इन सब कामों में लगा रहूँगा ना तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा. कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा, उसके पास गुंडे भिजवाओ, ये भिजवाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता. तो मैंने क्या किया, एक बंदा हायर किया, उसको बोला कि रिसीवेबल से रिलेटेड सारा काम तूने करना है, रिसीवेबल से रिलेटेड सारा काम तूने करना है. दिस इज़ अ आउटसाइड पर्सन जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिसका रेगुलर काम ही ये चीज़ है कि तूने ये चीज़ देखनी है, एजिंग वगैरह सब कुछ तुमने करनी है, और मेरे को जैसे ही कस्टमर से पैसे आ जाए मेरे को पैसे दे देना. ठीक है, जैसे ही कस्टमर से पैसे आ जाए मेरे को पैसे दे देना. दूसरा एक सर्विस ये हमें क्या दे सकता है, मैंने इसको बोला कि मैंने लेट्स से 1 करोड़ के रिसीवेबल की लिस्ट है, वो सारी तेरे को दे, तू इनसे पैसे जैसे मर्जी निकलवा, टाइम पे पैसे आते रहे, सब कुछ वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर पॉसिबल है तो मुझे एडवांस में, ये पैसे तो आने 30 डेज़ या 45 डेज़ बाद, तो मुझे एडवांस में 80 लाख रुपीज़ दे दे, एडवांस में 80 लाख दे दे. बाद में जब तेरे पास सारे पैसे आ जाएं तो उसमें से जो भी अपना खर्चा है इंटरेस्ट वगैरह काट के बैलेंस मेरे को दे दिया.
सो दैट इज़ अ फैक्टर। तो देखा जाए तो फैक्टर हमें इनवॉइस डिस्काउंटिंग का भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो फैक्टर एक बड़ा आदमी है। So the debts of the company are effectively sold to factor, normally owned by bank, normally banks होते हैं। The factor takes on the responsibility of collecting the debt for a fees, वो एक फीस कलेक्ट करता है जिसके अगेंस्ट वो डेट कलेक्ट करता है। The company can choose some or all of the following three services by factor, कि फैक्टर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड करता है। ये हमारे ऊपर है कि हमें फैक्टर से कौन सी सर्विसेज लेनी है। पहला, डेट कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि सिर्फ इसका काम है कि डेट कलेक्ट करना और हमें पैसे दे देना, उसके अगेंस्ट डेट कलेक्ट करना और हमें बाद में पैसे दे देना, उसके अगेंस्ट अपनी ये थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं डेट कलेक्शन के लिए। सेकंड, फाइनेंसिंग, कि उसने फाइनेंसिंग भी करा दी। जैसे फाइनेंसिंग मैंने बताया था, फाइनेंसिंग मीन्स जो मैंने बताया था इनवॉइस डिस्काउंटिंग। एंड क्रेडिट इंश्योरेंस मीन्स कि उसने इंश्योरेंस भी कराई है उन रिसीवेबल्स की, कि इन केस अगर रिसीवेबल पैसे ना दें तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। वो सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। सो डेट कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वन इज recourse एंड द अदर इज नॉन recourse। अब ये दो टर्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, recourse एंड नॉन recourse। अब देखो, सोचो मैंने अपना, ध्यान से सुनना, मैंने अपना रिसीवेबल का काम एक आउटसाइडर को दिया कि तेरे को ध्यान रखना, ठीक है, मैंने इसको बोला कि रिसीवेबल का सारा काम तेरे को रखना है। अब दो ऑप्शन है, अगर मान लो इस रिसीवेबल में से 2 लाख के डेटर हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, 2 लाख के डेटर हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो देयर कैन बी 2 ऑप्शन, कि ये हमें बोलेगा कि ये लो अपने 98 लाख रुपीज़, उस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए। 2 लाख रुपीज़ वाला बंदा था, वो बैड डेट हो गया, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, ये लो 98 लाख रुपीज़। मैं बोलूँगा कि भाई जब वो बैड डेट ही होना था, उसने पैसे देने नहीं थे, तो मैं तेरे से किस बात की सर्विस ले रहा हूँ? वो तो मैं ही काम कर लेता, मुझे पता ही था कि 2-3 लाख या 10 लाख 5-6 लाख मुझे आते नहीं हर बार, तभी तो तेरे को रखा है कि तू कलेक्ट करना उनसे पैसे। जैसे तेरे को मैं फीस किस बात की दे रहा हूँ, ये कोई तू मिडिल पर्सन थोड़ी है कि पैसे लेके दे दे। तेरे को काम करना है, पैसे कलेक्ट करने हैं, निकलवाने हैं, गुंडे भेज, गर्दन पकड़, बंदूक लेके जा, पैसे निकलवाने हैं उनसे। तो अगर तू पैसे ही नहीं निकलवा रहा, जिसने पैसे नहीं दिए वो बैड डेट हो गया, तो और उसका नुकसान मुझे बियर करना है, तो मैं तेरे को सर्विसेज ही क्यों दूंगा? ऑब्वियस ही बात है ना। तो recourse मतलब द कंपनी बियर्स कॉस्ट ऑफ बैड डेट, कि ये जो सिचुएशन है दिस इज कॉल्ड recourse, कि इस केस में इसको हम बहुत कम फीस देंगे, कि उसका सिर्फ काम है जाना, पैसे लेना, हमें देना, ये कोई एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता। एक होता है नॉन recourse। अब नॉन recourse का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मैंने इसको बोला कि भाई मैं 1 करोड़ के डेटर्स हैं, 1 करोड़ के डेटर्स हैं, मैं तेरे से 99 लाख रुपीज़ लूँगा, मैं तेरे से 99 लाख रुपीज़ लूँगा, या मैं तेरे से 1 करोड़ लूँगा। तेरे को जो सर्विस लेनी है, जो फीस लेनी है, वो मेरे से फ़ीस कलेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, फ़ीस ज़्यादा ले ले, मैं तो पूरे 1 करोड़ लूँगा। अगर किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए टाइम पे, तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तू चाहे अपनी जेब से मेरे को पैसे दे, तभी तो तेरे को पैसे दे रहा हूँ ना मैं, तो गुंडे भिजवा के जैसे मर्जी पैसे निकलवा। अगर किसी पर्सन ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, कंपनी को तो पूरे 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए भाई, कंपनी को तो पूरे 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए। अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता तो चाहे अपनी पॉकेट से मेरे को पैसे दे। तो उस केस में जो ये होता है फैक्टर, ये ज़्यादा मेहनत का काम करता है और ये फ़ीस भी ज़्यादा चार्ज करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पुलिस, गुंडे, केस, सब कुछ, तो इसका काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो उस केस में ये अपनी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। दिस इज़ कॉल्ड नॉन recourse। द फैक्टर्स बियर द कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स, कि जो फैक्टर है ही विल बियर द कॉस्ट ऑफ बैड डेट। जो 2 लाख के हमारे बैड डेट हुए थे, कंपनी को तो पूरे 1 करोड़ ही मिलेंगे, ठीक है। सो नॉन recourse मतलब कि कंपनी, बैड डेट्स का नुकसान कंपनी बियर करेगी, और नॉन recourse मतलब कि बैड डेट्स जो हैं वो आउटसाइडर, दैट मीन्स फैक्टर जो है वो अपनी पॉकेट से देगा, कंपनी का कोई रोल नहीं है उससे, ठीक है। अब दीज आर पर्टिकुलर वैल्यू टू, जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो किसको हेल्प करती हैं? स्मॉल फर्म, जो छोटी छोटी फर्म है, जो अलग से बंदे नहीं हायर कर सकते, जो अलग से अपनी कंपनी में बंदे नहीं रख सकती रिसीवेबल्स के लिए, उनके लिए बेनिफिशियल है। या फास्ट ग्रोइंग फर्म, जो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, नए नए रिसीवेबल बनते जा रहे हैं, हर साल रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सेल्स बढ़ती जा रही है, तो वो नहीं ध्यान रख पाएगी इतने सारे रिसीवेबल्स का, तो उन दोनों कंपनीज के लिए दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। Make sure you can discuss the various services offered and remember that non-recourse factoring is more expensive as the factor bears the cost of irrecoverable debt.
An exam question can, for example, test student knowledge under non-recourse factoring. The cost of any bad debt previously borne by the company could reduce to zero with the factor in place. कि पहले अगर कंपनी का बैड डेट का नुकसान होता था, अब कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने नॉन रिकोर्स सर्विस ली हुई है. तो ध्यान रखना इस चीज़ का, बेसिकली जो मैंने बताया था. ठीक है. अब यही फैक्टर के बारे में जो चीज़ मैं तुम्हें ऊपर बताई थी वो डिटेल में करी हुई है. तो तुम चाहो तो इसको सिर्फ एक रीड कर लो. मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ाऊंगा तो इट्स गोइंग टू बी टाइम वेस्ट. क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें सारा समझा चुका हूँ, सारी सर्विसेज सब कुछ मैं तुम्हें समझा चुका हूँ. अब देखो, एक तो होता है फैक्टरिंग का काम कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेट कलेक्शन. कंपनी, कस्टमर, फैक्टर. कि कंपनी ने कस्टमर को गुड सेल करे, कंपनी ने उस कस्टमर की डिटेल फैक्टर को दे दी, फैक्टर ने कस्टमर से पैसे कलेक्ट किए और बाद में वो पैसे कंपनी को दे दिए. दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेट कलेक्शन. सेकंड होते हैं इंक्लूडिंग फाइनेंस. अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना. कंपनी ने कस्टमर को सेल करा, कंपनी ने कस्टमर का रिकॉर्ड फैक्टर को दे दिया और फैक्टर से कुछ उसके अगेंस्ट पहले फाइनेंस ले लिया उधार. ठीक है. उसके बाद फैक्टर ने कस्टमर से पैसे कलेक्ट किए और फैक्टर ने कंपनी को पैसे दे दिए बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग जो भी इसका इंटरेस्ट और जो भी इसके खर्चे थे. ठीक है, सिंपल. अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग. फैक्टरिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है. पहला, सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. कंपनी अगर एक आउटसाइडर को डेट कलेक्शन का काम देती है तो कंपनी का सैलरी ये देखने दूखने का काफ़ी पैसा बच जाता है. रिडक्शन इन नीड फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल. कि मैनेजमेंट का टाइम बहुत बच जाता है उस चीज़ में, कि मैनेजमेंट डेटर्स पे ध्यान ना देखे, रिसीवेबल्स में ध्यान ना देखे, बिजनेस में ध्यान दे बिजनेस ग्रो करने में. particularly useful for small and fast growing business where credit control department may not be able to keep pace with the volume growth. जैसे मैंने बताया था कि अगर फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है वहाँ पे जो कंपनी का क्रेडिट डिपार्टमेंट है वो इतने सारे रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा काम होता जा रहा है कि वो ध्यान ही नहीं रख पा रहे. नए नए डेटर्स आते जा रहे हैं, पुराने नए हर साल नए. तो उन कंपनीज़ के लिए ये बेटर है. इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ लाइकली टू बी कॉस्टलियर देन एफिशिएंटली रनिंग इंटरनल क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट. अगर हम अपनी कंपनी के अंदर ही बंदा रखते हैं, हम तो एक बंदा बोला कि तू महीने में 3 से 4 दिन निकाल दे रिसीवेबल्स के लिए और उनको लेटर वगैरह भेजता रहा, उनसे पैसे निकलवाता रहे, दैट इज़ चीपर. लेकिन अगर हम आउटसाइडर को सर्विस देंगे इट गोइंग टू बी कॉस्टली फॉर अस. फैक्टरिंग हैज़ अ बैड रेपुटेशन एसोसिएटेड विद फेलिंग कंपनीज. यूजिंग अ फैक्टर में सजेस्ट योर कंपनी हैज़ मनी वरीज. अगर हम एक फैक्टर हायर करते हैं इसका मतलब है जो हमारे कस्टमर्स हैं या बाहर वाले लोग हैं वो देखेंगे कि भाई हमारी कंपनी अगर किसी बाहर वाले बंदे को हायर कर रही है इसका मतलब इसको टाइम पे पैसे नहीं मिलते, या फिर दुनिया भर को पता चल जाएगा कि हम अगर फैक्टर से फाइनेंस ले लेंगे, भाई इनको पैसे पहले चाहिए होते हैं, ये क्रेडिट सेल कर लेते हैं और फैक्टर से पैसे ले लेते हैं, तो हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो गिर सकती है. कस्टमर्स मे नॉट विश टू डील विद द फैक्टर. अब कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर है, ये कंपनी है और ये मेरा फैक्टर और हमारी पार्टी नहीं चल रही है. तो दिस इज अ फैक्टर, दिस इज अ कस्टमर. अब कस्टमर की डीलिंग मेरे से होते है, कस्टमर मुझे जानता है. मैंने एक फैक्टर को हायर किया, अजीब सा बंदा है, बड़ी बदतमीज़ी से बात करता है. देखो डेट कलेक्शन एजेंसी है तो बदतमीज़ी से तो बात करेगी, ठीक है. मैं कस्टमर से बड़े प्यार से बात करता हूँ. ये जब पैसे मैंने फैक्टर हायर किया कि तू उससे पैसे लियो, कस्टमर से जब पैसे लेने गया इसने इसको माँ बहन की गाली देनी शुरू कर दी, पैसे निकाल, चल पैसे निकाल. वो कह रहा भाई दे दूंगा, एक दिन का टाइम तो दे दे यार, दे दूंगा ना, मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, तेरे घर कल आ जाना, मैंने चक्कर ले जाना, सबको पैसे निकाल. तो कस्टमर बोलेगा भाई कैसा बंदा है यार, मैं अंशुल कैसा बंदा है कि उसने थोड़ा सा भी मतलब ये खुद वो पैसे कलेक्ट सकता है, क्यों किसी बाहर वाले को भेज रहा है मेरे पास, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं, मैं तेरे से डील कर रहा हूँ तो तू आना मेरे पास, क्यों किसी बाहर वाले को भेज रहा है. दैट इज कस्टमर मे नॉट विश टू डील विद अ फैक्टर. देन once you start factoring it is difficult to revert easily into a internal credit control system. अगर हमने एक बार फैक्टरिंग सर्विस शुरू कर ली तो हम इंटरनली काम नहीं करा सकते. क्यों? क्योंकि हमने इंटरनली वो चीज़ करी नहीं कभी. वो अलग तरीके से पैसे कलेक्ट करते हैं, हम अलग तरीके से. हमें अगर फैक्टरिंग वाले हर बार टाइम पे पैसे दे देते हैं अपनी सर्विस चार्ज करके, हम क्यों फालतू की मेहनत करेंगे और इंटरनली एक बंदा हायर करेंगे. कोई बात नहीं, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, पैसे तो आ रहे हैं ना टाइम पे, ठीक है ना. द कंपनी मे गिव अप अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड whom credit may be given non-recourse factoring. इसका मतलब क्या है ये ध्यान से सुनना गाइस. अब अगर हम फैक्टर को हायर कर रहे हैं कि तूने ध्यान रखना है पैसे लेने का, तो हो सकता है अगर मान लो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कुछ कस्टमर्स ने
पैसे नहीं दिए थे। ध्यान से सुनना, कुछ कस्टमर्स ने पैसे नहीं दिए थे और हमने ऑफर किया हुआ था नॉन रिकोर्स कि अगर कोई कस्टमर पैसे ना दे तो हम तो फैक्टर से उसके अगेंस्ट पैसे लेंगे। तो अगर मान लो इसमें से 2 बंदों ने टाइम पे पैसे नहीं दिए और इसको पैसे नहीं दे पाए, टाइम पे पैसे नहीं दिए, कोई रीज़न था, हमने तो फैक्टर से पैसे ले लिए उसके अगेंस्ट भी क्योंकि नॉन रिकोर्स था, इसने तो पैसे सारे लेने। तो इसने इनको बहुत डराया, बहुत धमकाया, बहुत गालियाँ दी, सब कुछ करा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगली बार जब हम किसी उससे सेल करेंगे ना तो फैक्टर पहले बोल देगा कि भाई उन बंदों को सेल नहीं करनी। मैं कहूँगा यार नहीं, वो मेरे अपने घर के ही बंदे हैं, वो कोई रीज़न था। वो कहेगा ना भाई, मेरे को पैसे पहले नहीं आए इन बंदों से, मैं अपनी जेब से पैसे दिए तुम्हें, इनको तुम्हें सेल नहीं करनी तो नहीं करनी। इस क्योंकि काम सारा जो है डेट का वो सारा ये देख रहा है, तो यही बताएगा हमें किसको क्रेडिट सेल करनी है, किसको नहीं करनी। इसने रिपोर्ट बना के दे दी कि इनको तो क्रेडिट सेल करनी ही नहीं है, चाहे वो बंदे ठीक थे, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। सो दैट मीन्स कंपनी की अपॉर्चुनिटी चली जाती है ये सोचना कि किसको क्रेडिट पे सामान देना है, किसको नहीं देना, वो सारा फैक्टर हमें करके बताएगा, ठीक है। सो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग, और यही हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अब एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इसको पढ़ लेना। अब हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 करते हैं, और आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। सो गाइस, लेट्स डू द टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है, ईडन कंपनी इज अ मीडियम साइज कंपनी producing a range of engineering products which it sell to wholesale distributors. Okay, recently the sales have begun to rise rapidly due to economic recovery. However, it is concerned about its liquidity position and is looking at ways improving the cash flow. कि इकोनॉमी अच्छी होने की वजह से उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि मैं पता नहीं पैसे टाइम पे कलेक्ट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे को ऑप्शन दो कि क्या मुझे कोई पैसे अगर बंदा ना दे पाए तो क्या मैं एक फैक्टर रखूं और जल्दी पैसे लूं, या फिर मैं कस्टमर से बाद में जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग पैसे लूं। इट्स सेल्स आर 16 मिलियन पर ईयर, एवरेज रिसीवेबल आर 33 मिलियन, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 75 डेज ऑफ सेल्स। मतलब 75 डेज हमारा जो है दैट इज क्रेडिट टर्म। कैसे निकला, 16 डिवाइड बाय 3.3 इंटू 365, नहीं सॉरी 3.3 डिवाइड बाय 16 इंटू 365, तो अराउंड 75.28। तो इन्होंने पहले ही हमें निकाल के दे दिया कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग एवरेज जो क्रेडिट पॉलिसी है दैट इज 75 डेज के, एवरेज 75 डेज में हमें कस्टमर से पैसे आते हैं। वन वे ऑफ स्पीडिंग अप द कलेक्शन इज यूजिंग अ फैक्टर, कि हम फैक्टर से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं जल्दी। अब determine the relative cost and benefits of using the factor in each of the following scenarios। के डिफरेंट सिनारियोज हैं, तो दोनों केस में हमें बताना है कि फैक्टरिंग सर्विसेज से हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, सो ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द फैक्टर विल ऑपरेट ऑन अ सर्विस ओनली बेसिस, मतलब वो सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मुझसे कोई लोन नहीं ले रहे। एडमिनिस्ट्रिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम ईडन कस्टमर, कि सर्विस कर रहा है कौन सी, एडमिनिस्ट्रेट करना और पैसे कलेक्ट करना। दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेविंग ऑफ $1,00,000 ईच ईयर, कि इतना हमें बेनिफिट होगा। तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए में बेनिफिट की, तो पहला बेनिफिट मेरा क्या होगा, $1,00,000 का, क्योंकि मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ नहीं रखने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, अब सारा वो काम करेंगे। फैक्टर हैज़ अंडरटेकन टू पे आउटस्टैंडिंग डेट आफ्टर 45 डेज। नॉर्मली मुझे पैसे आते थे 75 डेज में, लेकिन फैक्टर ने बोला कि मैं आपको 45 डेज में पैसे दे दूंगा। दैट मीन्स 30 डेज का मेरा जो इंटरेस्ट है वो बच गया, 30 डेज का मेरा जो इंटरेस्ट है वो बच गया। सो ईडन कंपनी कैन बोरो इंटरेस्ट एट 8% पर ईयर, दैट मीन्स 30 डेज का मेरा इंटरेस्ट बच रहा है। तो टोटल सेल मेरी कितनी थी, 16 मिलियन। तो 16 मिलियन इंटू 8/100 इंटू 30 डिवाइड बाई 365, ये मेरी इंटरेस्ट सेविंग हो रही है क्योंकि मुझे 30 डेज पहले पैसे आ रहे हैं। 16 मिलियन इंटू 8% इंटू 30 डिवाइड बाई 365, यह आता है 105,205.479.48। तो बी मेरे को और क्या बेनिफिट हो रहा है, 105,205, ये मेरा इंटरेस्ट सेव हो रहा है। ये तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच रही है और ये मेरा इंटरेस्ट सेव हो रहा है बिकॉज मुझे 30 डेज पहले पैसे आ रहे हैं। अब मेरा एक्सपेंस क्या है यहाँ पे, एक्सपेंस जो मेरी पॉकेट से होगा, एक्सपेंस विल बी द फैक्टर विल टेक अ सर्विस चार्ज ऑफ 1.75% ऑफ द रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का 1.75% वो सर्विस चार्ज लेगा। दैट मीन्स 16 मिलियन का
16 मिलियन का इंटू 1.75%, दैट मीन्स 2,80,000 जो है ये हमारा एक्सपेंस होगा जो हमें करना पड़ेगा। बेनिफिट कितना हो रहा है? इतना। एक तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच रही है और एक इतना इंटरेस्ट बच रहा है, और एक्सपेंस हमारा होगा 280 का, तो 1 लाख प्लस 105,205। तो देखा जाए मेरा जो बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है 205,205 का, कि उनको पेमेंट करके मेरा बेनिफिट हो रहा है 205,205 का, लेकिन मेरा एक्सपेंस हो रहा है 280। दैट मीन्स मेरा तो ये आंसर नेगेटिव जा रहा है, मेरा तो आंसर अराउंड नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव कितना हो रहा है मेरा? 280 माइनस 205,205 74795, तो 74795 ये मेरा हो रहा है लॉस। तो मैं पहला ऑप्शन चूज नहीं करूंगा कि फैक्टर लेके मेरा बेनिफिट भी हो रहा है लेकिन इतना मेरा नुकसान हो रहा है, इतना मेरे को उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इतने तो पैसे नहीं कि मैं कमा रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा, जितनी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हम ये ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट आता है ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी में देखते हैं क्या है। ये मैं हटाता हूं सारा बेनिफिट वगैरह। अब ऑप्शन बी इज it is now considering a factoring arrangement with a different factor where 80% of the book value of invoices are paid immediately। हमें 80% of the book value of invoice on the spot मिल रहे हैं। ठीक है, हमें आज की डेट पे इतने पैसे मिल रहे हैं with finance cost charge on advance at 10% per year। इतना फाइनेंस कॉस्ट मतलब 80% जो हमें इसके पैसे मिलेंगे उस पर हमें 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, suppose that this factor will charge 1% of the sales as their fees for managing sales ledger, there will be an administrative saving of 1 lakh। अब दोबारा से हमारा एक जो बेनिफिट हो रहा है वो तो 1 लाख का बेनिफिट हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सेविंग का as before, but that outstanding balance will be paid after 75 days। कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 75 डेज ही, हमें कोई ऐसा नहीं है कि 45 डेज में पैसे आ रहे हैं। जो बैलेंस हमारे को बंदे हैं 80% पैसे अभी आ जाएंगे हमें, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं वो 75 डेज बाद ही आएंगे। तो देखा जाए 80%, ध्यान से सुनना गाइस, 80% पैसे मेरे को कब आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं। 80% पैसे मेरे को अभी आ रहे हैं। दैट मीन्स 16 मिलियन के इंटू 80% इंटू 75 डेज बाद पैसे आते थे, तो मेरे को आज ही पैसे आ रहे हैं, तो 75 डिवाइड बाई 365, ये भी मेरी सेविंग हो रही है कि 16 मिलियन के 80% मुझे आज ही पैसे आ रहे हैं, आज वो मेरे को पैसे दे रहा है, तो मुझे एक ये इंटरेस्ट सेविंग हो रहा है। तो 16 मिलियन इंटू 80% इंटू 75 डिवाइड बाई 365, तो 26,30136 कुछ काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। इस को मैं चेक कर दूँ, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरी। अच्छा, इस पर इंटरेस्ट तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। हो इंटरेस्ट रेट वॉज मेरा क्या है? %8 पर ईयर। इंटरेस्ट रेट मेरा यहाँ पे 8% ही है। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट 8% है, तो इंटू 8%, दैट मीन्स, हाँ गैस, तो मेरा अब दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है? 16 मिलियन इंटू 80% पैसे मेरे को अभी आ जाएंगे, इंटू 75 डिवाइड बाई 365 इंटू 8%। दैट मीन्स दूसरा मेरे को बेनिफिट कितना हो रहा है? 210411। ये मेरे को एक और बेनिफिट हो रहा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट सेफ। अब गाइस, अगर तुमने बुक में सॉल्यूशन इसका चेक करा हुआ, तुम बोलोगे कि सर बुक में तो इसका आंसर 211200 आ रहा है, बुक में तो इसका आंसर 211200 आ रहा है, आपका आंसर 210411 आ रहा है, ऐसा क्यों? उसका रीज़न है गाइस, मेरे जो डेज आ रहे हैं ना, इन्होंने जो आंसर निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है 75 डेज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने 3.3 मिलियन इंटू 80%, इसका 80% कर लिया और उसका 8% निकाल दिया। देखो 16 मिलियन का अगर मैं 75 डिवाइड बाई 365 करता हूँ ना, तो वो 3.3 मिलियन नहीं आता, वो थोड़ी सी फिगर ऊपर नीचे जाती है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, जो टोटल मेरी सेल्स है उसके डेज डिवाइड बाय 365 इंटू परसेंटेज करेंगे, नॉर्मली यही करेंगे। इन्होंने क्या किया हुआ है, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ये आता है। इन्होंने सीधा सीधा ये वैल्यू ली हुई है, जबकि अगर तुम 16 मिलियन इंटू 75 डिवाइड बाई 365 करो, इट इज़ नॉट दिस, इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे वैल्यू आती है। यहाँ उन्होंने अप्रॉक्सीमेट करा हुआ है।
तो इन्होंने 3.3 मिलियन इंटू 80% इंटू 8 करा हुआ है। मैंने क्या करा, दिस, ये देखो, ये जो मेरी चीज़ है, ये जो मेरी चीज़ है, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। मैंने 16 मिलियन इंटू 75 डिवाइड बाई 365 करा है। इट इज़ नॉट 3.3 मिलियन, थोड़ा सा ऊपर आता है, उसकी वजह से मेरे आंसर में डिफरेंस है। इन्होंने इसकी वैल्यू 3.3 मिलियन है, वहीं से आंसर निकाला हुआ है। तुम ऐसे भी कर सकते हो जैसे इन्होंने करा हुआ है, वन एंड द सेम थिंग। मैं दोनों केस में इसी फॉर्मूले से करूँगा तो मेरे टोटल आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक तो मेरा बेनिफिट ये हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और एक ही मेरा इंटरेस्ट बच रहा है। अब एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो उसने बोला कि वो 1% अपनी फ़ीस ले रहा है, तो 16 मिलियन का 1%, दैट मीन्स 1,60,000, ये तो उसकी होगी फ़ीस। और दूसरा 80% वो मेरे को लोन दे रहा है, दैट मीन्स 16 मिलियन का 80% वो मेरे को लोन देगा, इनटू, अब इसके 80% के पैसे मुझे 75 डेज बाद वापस करने हैं, तो 75 डेज बाद इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये जो 16 मिलियन का 80% वो मेरे को दे रहा है, 16 मिलियन का 80% जो मेरे को वो दे रहा है, तो इस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 10% पर एनम, सो 10/100। तो 16 मिलियन इंटू 80% इंटू 75 डिवाइड बाई 365 इंटू 10%, दैट मीन्स 263013 या 14, इतना मेरा एक एक्सपेंस होने वाला है, इतना मेरा खर्चा होने वाला है। क्योंकि मेरे को 80% पैसे आज मिल रहे हैं, तो 75 डेज बाद इस पे वो इतना इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद बैलेंस मुझे वापस करेगा। इतना इंटरेस्ट मेरा बच गया, तो देखा जाए तो 2% मेरा एडिशनल कॉस्ट ही हो रही है। क्या बोला मैंने, 2% मेरी एडिशनल कॉस्ट ही हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ मेरे को बेनिफिट कितना हो रहा है, बेनिफिट इज़ 1 लाख प्लस 2,10411, सो दैट मीन्स 3,10411, ये मेरा बेनिफिट हो रहा है। और एक्सपेंस कितना हो रहा है, 160 प्लस 263,014, तो यहाँ देखा जाए तो 423,014 ये मेरा एक्सपेंस हो रहा है। तो मेरे को ऑप्शन बी भी चूज़ नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी भी चूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है गाइस। सो दोनों केस में मेरा लॉस हो रहा है, इधर भी मेरा लॉस है, इधर भी लॉस था। तो जो इन्होंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि ईडन विल हैव टू बैलेंस दिस कॉस्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय इम्प्रूव्ड कैश फ्लो और ग्रेटर लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है, अब देखा जाए, देखो अब नॉर्मली तो अगर हम देखें कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो दोनों सिनारियोज हमारे लिए बेकार है, हम दोनों सिनारियोज में हमें फैक्टर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अगर मेरा नेट लॉस, जैसे पहले केस में बुक का आंसर लिख रहा हूँ, पहले केस में जो मेरा नेट लॉस था दैट वाज 75,000, ये मेरा नेट एक्सपेंस आ रहा था। और दूसरे केस में जो मेरा नेट एक्सपेंस आया बुक का दैट इज़ 112,800, ये मेरा नेट एक्सपेंस आया। मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा है मेरे को, एक्सपेंस हो रहा है। तो पॉइंट इज़ हमें इतना एक्सपेंस हम कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना एक्सपेंस हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कैश फ्लो पोजीशन सही हुई है कि नहीं, कि डेटर से सच्ची में पैसे आए हैं कि नहीं। अब जैसे मान लो कुछ हमारे बैड डेट्स हो गए थे, जहाँ से सुना कुछ हमारे बैड डेट्स हो गए थे, अगर हमें सर्विसेज ना ऑफर करते तो क्या होता, वो बैड डेट्स होते, तो वो हमारा पूरा पूरा नुकसान हो जाता है ना, वो हमारा पूरा पूरा नुकसान हो जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने नॉन रिकोर्स वाली एक्टिविटी करी थी तो हमारे वो पैसे बच गए। सो बेसिकली इट डज नॉट मीन कि हमें सर्विसेज नहीं लेनी चाहिए, वो सिर्फ एक आंसर, मैथमेटिकल आंसर है। लेकिन लॉजिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या लॉन्ग टर्म में हमारा ये बेनिफिट है कि नहीं। अभी तो कम रिसीवेबल है, अगर कल को रिसीवेबल बहुत ज़्यादा हो गए तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है हमारी सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाए, कि अभी तो एक्सपेंस है, बाद में लॉस, अभी तो बाद में मेरे को बेनिफिट ज़्यादा हो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है इनका जो बुक में आंसर है, द फर्म विल हैव टू बैलेंस दिस कॉस्ट अगेंस्ट दिस सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय इम्प्रूविंग कैश फ्लो फॉर ग्रेटर लिक्विडिटी। मैं तुम्हें बुक में दिखाता हूँ, तुम बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा। देखो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 का सॉल्यूशन जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखो दोनों केसेस में इसमें क्या बताया हुआ है, ईडन विल हैव टू बैलेंस दिस कॉस्ट, कि जो उसका नेट लॉस हो रहा है उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो कॉस्ट है इट कैन बैलेंस विद दिस सिक्योरिटी जो हमें ऑफर की है, जैसे बैड डेट्स वगैरह की, एंड कितना अच्छा हमारे को कैश फ्लो हो रहा है, पहले पैसे आ रहे हैं, हम उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अब हमने एक चीज़ तो दोनों केस में मिस करी है ना, क्या मिस करी है हमने, हमें जो पहले पैसे आ गए, 3 महीने पहले पैसे आ गए, हमारा इंटरेस्ट तो बच गया, वो तो हमने देख लिया, लेकिन इस पैसे के आने की वजह से हो सकता है हमें बेनिफिट भी हो रहा हो,
नई सेल्स हमारी हो रही है जिससे हमें प्रॉफिट आ रहा है, वो तो हमने कंसिडर ही नहीं करा। तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि ईडन विल हैव टू बैलेंस दिस कॉस्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय इम्प्रूव्ड कैश फ्लो और ग्रेटर लिक्विडिटी, कि क्या ये कॉस्ट हम बियर कर सकते हैं ताकि आगे जाके हमें और बेनिफिट हो। ठीक है गाइस, सो दिस इज योर चैप्टर, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, थर्ड पार्ट इसका पेंडिंग है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अच्छे से इसको समझो, बहुत अच्छा चैप्टर है, थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।